नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आज आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन को आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन में हिस्सा लिया था और ठीक 1 साल के बाद फिर अयोध्या में एक भव्य आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला के दर्शन किए हैं। इसके साथ ही विशेष अनुष्ठान में उन्होंने शिरकत भी की। इस कार्यक्रम में देश के कई साधु संतों की मौजूदगी रही। अब माना यह जा रहा है कि साल 2023 तक अयोध्या में भक्तों के लिए रामलला के दर्शन की भी व्यवस्था होगी। तब तक राम मंदिर में नए मंदिर के अंदर विराजमान हो जाएंगे, जबकि साल 2025 तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। ऐसे में रामनगरी के रहवासियों का कहना यह है कि रामलला से हुई तैयारी और 2022 में फिर भगवा धार। तो आज की बड़ी बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले अयोध्या से हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि योगी कर्म योगी भी हैं। उन्होंने 5 अगस्त की तारीख को ऐतिहासिक बताया, चाहे धारा 370 रही हो या फिर पिछले साल राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख, वो भी 5 अगस्त थी। और उसके बाद आज का दिन उन्होंने कहा कि बेहद बड़ा दिन है, क्योंकि 4 दशकों के बाद ओलंपिक में भारत ने हॉकी में ऐसा इतिहास रचा है। इतना ही नहीं, ये संयोग ही कह लीजिए कि आज 5 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना साकार हो रही है। यानी 5 अगस्त की तारीख ऐतिहासिक है। हालांकि इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन देश की समृद्धि का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। लेकिन इस बात को विपक्षी पार्टियों ने नहीं समझा। इस दौरान उनका दर्द यहां भी छलका कि संसद नहीं चल पाई। उन्होंने कहा, देश की समृद्धि को रोकने का काम परिवारवाद और वंशवाद के चलते हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास जो रहा है, या फिर जो उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे दौड़ रहा है योगी सरकार के नेतृत्व में, उसके लिए उन्होंने जमकर तारीफ भी की और योगी सरकार को बधाई भी दी। उन्होंने अयोध्या में होने वाले तमाम कार्यों का गुणगान किया और यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या ही नहीं बल्कि तमाम जिलों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो शिलान्यास का 1 साल हो गया। योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए थे, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे समय से पहले ही, जो उनका कार्यक्रम निर्धारित था उससे पहले ही वो अयोध्या पहुंचते हैं। वहां पर जाकर के तमाम विकास कार्यों की वो समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और फिर वहां से सीधे जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका जो मॉडल है उसकी भी पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाती है। रामलला के फिर दर्शन होते हैं। उसके बाद आज गरीबों को जो अन्न वितरण कार्यक्रम उसकी शुरुआत होती है, उसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ रूबरू होते हैं। और यहां से कहीं ना कहीं अब एक जो संदेश है वो साफ तौर पर जा रहा है, क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। और अब कयास ये हैं कि ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में भी आपको आता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेगा, क्योंकि भूमि पूजन की वर्षगांठ पर रामलला के दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना, और अब कुछ ही समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावों में बचा है, इसलिए उसके साथ चुनावों के साथ भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि अयोध्यावासी अब इस बात को कह रहे हैं कि 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे। और खुशी और उल्लास का माहौल भी अयोध्या वासियों के अंदर है, क्योंकि रामलला के इस मंदिर के निर्माण का इंतजार वर्षों से लोग करते रहे और अब भूमि पूजन को भी जो कि 1 साल पूरा हो गया और वहां पर भी निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर सत्ता के लिए एक बड़े केंद्र के तौर पर हमेशा रहा। राजनीति के अंदर राम मंदिर को लेकर के तरह तरह की बातें आप लोगों ने इससे पहले भी देखी और उसको लेकर के राजनीति भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर होती रही वो भी आपने देखी। और अब चूंकि भूमि पूजन के साथ 1 साल का जो पूरा समय है वो बीत चुका है और वहां पर अब धीरे धीरे जो राम मंदिर है वो आकार लेता हुआ आपको दिखेगा, चूंकि नींव और भूमि पूजन का जो काम है उसके आगे बढ़ते हुए अब वहां पर निर्माण कार्य भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और अब ये उम्मीद है कि 2023 तक
जो रामलला हैं वो भी विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद मंदिर भी बन करके लगभग 1 साल के बाद इसके तैयार हो जाएगा, जहां पर भगवान राम विराजमान होंगे। तो अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण है वो लगातार चल रहा है और उसी में आज मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी थी। 1 साल आज चूंकि पूरा हुआ है भूमि पूजन को, ऐसे में मुख्यमंत्री की मौजूदगी कई मायनों में बेहद अहम है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो कि राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर हैं, चूंकि समय अब बिल्कुल बचा नहीं है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे के साथ इस समय अब जनता के बीच में भी जाने की कोशिश है, अपने एजेंडे को भी साफ कर रही हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री भी यहां पर 1 साल पूरा होने पर जो भव्य कार्यक्रम था उसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे और यहां पर भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो किए गए काम हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो किए गए काम, उन सब का जिक्र हुआ। और चूंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए थे, योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रधानमंत्री के द्वारा भी की गई और उनके द्वारा किए गए कामों को सराहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। लेकिन क्या 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव में राम मंदिर एक बार फिर से एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसको किस तरीके से देखा जाए और इसको लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी अपने अपने जो तमाम बयान हैं वो सामने आते रहते हैं और इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां ये भी कहती रहती हैं कि राम मंदिर को लेकर के कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होती है। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार चुनावों में क्या राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है कि इसी के सहारे अब उत्तर प्रदेश में जो अगला चुनाव है उसमें भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर आपको दिखेगा। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से राम मंदिर तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, 1 साल पूरा हुआ है भूमि पूजन को और आज यहां पर भी जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी। लेकिन क्या एक बार फिर से राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। आस्था तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आस्था तिवारी जी आपका भी स्वागत। और जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है एसबीएसपी के। जैनेन्द्र प्रताप जी आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश जी सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं, 1 साल पूरा हो गया हरीश जी भूमि पूजन को, आज मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आज तमाम बातों का जिक्र वहां पर हुआ क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज प्रधानमंत्री भी उनके साथ रूबरू थे। ये 1 साल के वक्फे को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके क्या मायने समझे जाए और आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी अयोध्या के अंदर ये क्या संदेश है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ये पूरे देश की लोगों की आकांक्षाएं जो थी अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, वो आकांक्षा पूरी होती नजर आ रही है। पिछले 1 वर्ष में, पिछले वर्ष 5 अगस्त को इसकी आधारशिला रखी गई थी और जिस तेजी के साथ भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आने वाले 1 वर्ष के बाद मुझे लगता है कि काफी कुछ निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। देश दुनिया से लोग आएंगे भगवान रामलला के दर्शन के लिए और एक दिव्य भव्य जो अयोध्या है, नव्य अयोध्या, उसका निर्माण हो रहा है। वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है और जो 4 लेन से लखनऊ गोरखपुर जो NH है उसको 4 लेन किया गया है। वहां का जो बाईपास है उसको भी 4 लेन किया गया है। तो पर्यटन की दृष्टि से और लोगों की आस्था की, दोनों की दृष्टि से अयोध्या पूरी दुनिया का एक भव्य दिव्य केंद्र बनने वाला है। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो कार्य चल रहा है वो धीरे धीरे करके वो साकार हो रहा और मुझे लगता है 1 साल के अंदर ही बहुत दिव्य और भव्य अयोध्या के दर्शन आप सब लोग करेंगे। यह अपने आप में सबके लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है। और जिस तरह से आज अन्य योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों से बात की, जिस तरह जो लोगों की अभिव्यक्ति थी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उसको लेकर के भी पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हों, गरीब लोग हों, सब में एक सरकार के प्रति जो भरोसा है, जो और विश्वास है वो बढ़ा है और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सरकार की योजनाएं
निर्बाध रूप से पहुंच रही नहीं, बिल्कुल, लेकिन हरीश जी देखिए, आप लोग तो इस बात को कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विपक्षी दलों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा हरीश जी, क्योंकि आप लोग तो ये कहते हैं कि आप विकास के नाम पर भी, आप ये भी कहते हैं कि आपकी सरकार ने जो काम किया आप उसके आधार पर भी जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, राम मंदिर का जिक्र उन सबके बीच में जरूर आता है। अब उसी के साथ इसको जोड़ते हुए भी कि कहीं ना कहीं जो फैसला कोर्ट देता है उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसलिए उसी से जुड़ी हुई ये सारी कवायद देखने को मिलती हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है हरीश जी? देखिए आयुष जी, आज दिक्कत यह है कि विपक्ष के पास कुछ कहने को है नहीं, तो उसको कोई न कोई मुद्दा चाहिए, कुछ न कुछ कहने को चाहिए। मुझे आप बताइए कि कोई भी सरकार हो, यदि कोई बड़ी उपलब्धि उस सरकार के में आती है तो उसका क्रेडिट उसके मुखिया को जाता ही जाता है। आप देखिए, मिसेज गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश बना तो उसका क्रेडिट उनको मिला, पाकिस्तान से युद्ध भारत ने जीता था, उसका क्रेडिट उनको मिला था। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट लेना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही है, ये देश की जनता है जो क्रेडिट देती है। और राम मंदिर हमारे चुनावी एजेंडे में नहीं रहा, आस्था का विषय था। हम सब देश भर के लोग, पूरी दुनिया के भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग बरसों वर्ष, हजारों वर्ष से इच्छा थी कि वहां भव्य नहीं, चलिए हरीश जी, आपने जो बात कही उसी बात को मैं यहां से आगे बढ़ाता हूं, एक रिएक्शन इसमें कांग्रेस पार्टी का लेता हूं। आस्था जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आस्था जी, क्रेडिट लेने की कोशिश दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। उन्होंने जो काम किया या फिर उनकी सरकार के दौर में जो काम हो रहा है, जनता उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, इसलिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, 1 साल पूरा हुआ है, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। कैसे देखती हैं इसको आस्था जी? मैं चाह रहा हूं जवाब दें। देखिए आयुष जी, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है सभी देशवासियों के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि मंदिर वो लोग नहीं बनवा रहे हैं, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, उनके निर्देशन में बन रहा है और देश की जनता के पैसे से बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहे जितना कहे कि क्रेडिट उन्हें जनता दे रही है, मगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का कार्य किया है हमेशा राम मंदिर पर। आज जब मंदिर बन रहा है तो हम तो चाहते हैं कि शीघ्र मंदिर बने और हम सभी देशवासियों को, जिन भी लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में है, उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश में बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, सवर्णों, दलितों, शोषितों के प्रति लगातार अपराध की घटनाएं बनी है। लगातार इस प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में सड़कों पर भटकने को मजबूर है। लगातार इस देश के युवा को सिर्फ और सिर्फ लाठी डंडे और मुकदमे मिल रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति है। मैं ये नहीं आस्था जी, देखिए बिल्कुल समझना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा समझा दें। आस्था जी, मैं चाह रहा हूं कि आप समझाएं, दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। सूबे के मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ अगर वहां पर जा रहे हैं या फिर वहां पर जो तमाम कार्य चल रहे हैं, अगर उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल कैसे हो जाता है? क्या उनको नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि आप चाहती हैं कि जल्द से जल्द हो निर्माण, तो निर्देशित तो करना होगा ना किसी ना किसी को। मुख्यमंत्री का वहां पर जाना पॉलिटिकल कैसे है? सूबे के मुखिया यदि कोई और व्यक्ति होता तो वो भी जाता। वो इसलिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री होने की गरिमा है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो हर चीज की जांच पड़ताल करें। मगर ये जांच पड़ताल तब क्यों नहीं होती है जब राम मंदिर में चंदा चोरी होता है? ये जांच पड़ताल तब क्यों नहीं होती है जब राम मंदिर की खरीद में, जमीन की खरीद में घोटाला हो जाता है? तो ये लोग क्यों मौन बैठे रहते हैं? ये लोग इसलिए मौन बैठे रहते हैं क्योंकि ये लोग इसमें शामिल हैं। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या, और बहुत दुख है मुझे ये सवाल करते हुए क्योंकि मेरी भी व्यक्तिगत आस्था का विषय है ये सवाल है कि क्या मंदिर बन जाने तक राम राज्य के लिए प्रदेश की जनता को इंतजार करना पड़ेगा? क्या मंदिर बन जाने के बाद प्रदेश की जनता को में राम राज्य मिलेगा?
चलिए ठीक है, इसका जवाब तो मैं हरीश जी से ले लूंगा, लेकिन जैनेन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा, क्या पॉलिटिकल है या फिर सूबे के मुखिया को जाना चाहिए? कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री आज 1 साल भूमि पूजन का जो काम पूरा हुआ उसका समीक्षा करने के लिए उसमें एक वृहद कार्यक्रम था जिसमें आज उनकी मौजूदगी थी, कैसे देख पा रहे हैं आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी को अयोध्या के अंदर आप? देखिए आयुष भाई, राम मंदिर बन रहा है ये बहुत इसका विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं चुनाव से 7 महीने पहले, तो ये फिर से धर्म और हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये जाति के बीच में विभेद करेंगे, ये मस्जिद और मंदिर की लड़ाई करेंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो हरीश भाई ने कहा कि हमारे कभी एजेंडा में नहीं रहा, इनके घोषणा पत्र में शामिल था, और मैं मानता हूँ घोषणा पत्र में शामिल होने की वजह से मंदिर का कार्य चल रहा है, वो जनता के पैसे से चल रहा है जैसे हमारी बहन ने कहा, और जो मंदिर बन रहा है वो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। लेकिन हरीश भाई ने एक और बात जोड़ी कि क्रेडिट जनता दे रही है। क्रेडिट जनता नहीं दे रही है, क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी आपकी भाजपा की कहीं भी भागीदारी नहीं है, न मंदिर निर्माण में है और न मंदिर के जो फैसला आया उसमें है। अगर आपको क्रेडिट लेने का इतना ही शौक है तो आप राम मंदिर जमीन घोटाला जो दो हुए हैं, जो केवल पता चले हैं, बाकी कितने हुए हैं पर्दे के पीछे वो हमें पता नहीं है, उसकी जांच के लिए सीबीआई ऑर्डर क्यों नहीं करवाते हैं? आप जो एक प्रदेश के मुखिया हैं, राम मंदिर के समय पर ही एक जमीन और दी गई थी मस्जिद निर्माण के लिए दूसरी तरफ नदी के, अब वहां क्यों नहीं जाते निरीक्षण करने के लिए? आप प्रदेश के मुखिया हैं, क्या मुस्लिम इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या जो मस्जिद बन रही है वो कोई पूजा स्थल नहीं है दूसरे धर्म के लिए? आप वहां क्यों नहीं जाते हैं निरीक्षण करने के लिए? एक भी बार क्या आप गए हैं? नहीं गए हैं। यहाँ पे मैं बता देना चाहूँ, माननीय योगी जी अभी कल परसों अपने भाषण में भी कई इंटरव्यू में बता रहे थे कि इस प्रदेश में 1,24,000 गाँव में बिजली नहीं थी। अरे महाराज जी, प्रदेश में 97,000 तो टोटल गांव हैं, और अगर कभी देखा हो आपने तो साइट देखिएगा उठा के विद्युत की, उस पर आपको पता चलेगा कि 2011 के सेंसस के हिसाब से कितने गांव थे, 5,97,000। केवल 36,000 गांव में उस दिन तक बिजली पूरे भारत में नहीं पहुंची थी, और आप केवल उत्तर प्रदेश में ही 1,24,000 गाँव बता रहे हैं कि बिजली नहीं पहुंची है। भाजपा की सरकार आने के बाद महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है। आप एनसीआरबी का डाटा कुछ दिन पहले आया था, आप उसको उठा के देख सकते हैं। दलितों पिछड़ों के प्रति अत्याचार बढ़ा है भाजपा का शासन आने के बाद। और ये तो मैं जो कानूनी धाराएं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं एक और चीज बताता हूँ, पिछड़े और दलितों का कैसे इन्होंने मतलब हक मारा है। जहाँ पे भी 69 या शिक्षक भर्ती में, चाहे बांदा विश्वविद्यालय में, चाहे गोरखपुर कृषि विश्वविद्यालय में, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भर्तियां होनी थी, वहाँ सभी जगह आरक्षण को दरकिनार करके सामान्य। लेकिन जैनेन्द्र जी एक सवाल मैं और पूछूंगा, फिर मैं हरीश जी से इस पर रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है, देखिए इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये क्रेडिट लेने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं, जनता इनको क्रेडिट दे नहीं रही है, तो फिर आपको इस पर इतना क्यों ऐतराज होना चाहिए? जनता जब इनको क्रेडिट ही नहीं दे रही तो इनको कोशिश करते रहने दीजिए, उससे क्या हर्ज है? जनता तो उनको नहीं दे रही है ना क्रेडिट आपके हिसाब से। मैं बिल्कुल, क्या दिक्कत? आपने बिल्कुल सही कहा, जनता इन्हें क्रेडिट नहीं दे रही है। मैं इस वजह से चिंतित हूँ, या मेरी पार्टी इस वजह से चिंतित है क्योंकि अभी हमने त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुए थे उसमें देखा था किस तरह हिंसा हुई थी, जहां पर इनके कैंडिडेट नहीं जीते थे। इनके केवल 20% प्रत्याशी जीते थे, उसके बाद भी 75 में से 70 इनके अध्यक्ष बनाए गए। और कैसे बनाए गए वो आपको पता है अच्छी तरह से, डरा धमका के और खूनी खेल खेल के, हत्या और लूट मार करके, गोलीबारी चला के। एक कानपुर का आपने भी वीडियो देखा होगा जहां पे खुद एसपी साहब कह रहे हैं कि विधायक जी आए हुए हैं और पिस्तौल और बम ले रखा है, क्या करें, वो हाथ जोड़ रहे हैं एसपी साहब। तो हमें डर इस बात का है कि जो आने वाले चुनाव हैं उससे पहले कहीं हिंसा न भड़के दोबारा से राज्य में। चलिए हरीश जी इसका जवाब दें आप। देखिए, पहली बात तो ये कि जो वहाँ मस्जिद बन रही है उससे और भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, दोनों में कोई समानता नहीं है। समानता इसलिए नहीं है कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और
पूरी दुनिया के लिए एक आस्था का केंद्र है। आदरणीय योगी जी वहां, ये कल उनका जो दौरा था वो 29वां दौरा था, कोई पहला दौरा नहीं था कि वो कल आधारशिला रखने की वर्षगांठ थी तो उस पे वो गए थे। अयोध्या को भव्य दिव्य बनाने के लिए लगातार जो वहां काम चल रहे हैं, जो विकास योजनाएं चल रही हैं, उन सब का पर्यवेक्षण, उनकी समीक्षा ये भी करना माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य है। और अगर हमारे आराध्य है भगवान राम, हम उनको मत्था टेकने जाते हैं तो हम एक नहीं 100 दफा जाएं, किसी को ऐतराज होने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम तो नहीं मना करते कि आप अपने आराध्य को मत्था टेकने न जाइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो लोगों की जो चिंताएं हैं, जो महिलाओं ने वोट नहीं दिया था एक जो नैरेटिव सेट करने का, ये एक जो विपक्ष नैरेटिव सेट करने का कोशिश करता है, एक अपप्रचार के माध्यम से, एक भ्रामक बात कह के, झूठी फर्जी बातें करके जनता के पास जो छलनी है उसमें तो सब छान लेती कि सही है क्या है, गलत क्या है। जो राम जन्मभूमि जमीन घोटाला हुआ, चलिए जैन जी जवाब ले लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैन जी सवाल है हरीश जी के पास, सारे सवाल पहुंच गए, मैं उसका ही जवाब ले रहा हूँ। हरीश जी जवाब दें। उस पे देखिए योगी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। कहीं भी पूरे प्रदेश में बड़ा से बड़ा अधिकारी हो और कोई व्यक्ति हो, सामान्य हो या विशिष्ट हो, अगर कहीं किसी की कहीं कर्तव्य के प्रति शिथिलता पाई गई या किसी आपराधिक मामले में लिप्तता पाई गई तो योगी सरकार किसी को आज तक उसने बख्शा नहीं है। वो IPS IAS अधिकारी भी नहीं छोड़े गए हैं। तो योगी सरकार का इस मामले में किसी के प्रति कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं है। आज आप देख लीजिए कि 4.5 साल उनकी सरकार को हो गए, जितनी भी लोक कल्याण की नीतियां और कार्यक्रम हैं, वो कोई जाति वर्ग समूह धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अगर गरीब को मुफ्त अन्न मिल रहा है तो किसी जाति वर्ग धर्म समूह का होगा उसको अन्न मिल रहा है। सर, जहाँ पे खाते में पैसा जा रहा है गरीबों के, नौकरी की खातिर वो खुद आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज हो रहा है। छीन लिया आपने। बिजली कनेक्शन निःशुल्क लग रहा है, लोग घर में मकान पक्के और शौचालय बन रहे हैं। तो ये जो विपक्ष का एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास रहता है शौचालय बने हैं वो पूरी तरह खोखला है, इसलिए कि जो जनता के बीच जो काम हो रहे हैं, चलिए हरीश जी बहुत लगाती है। हरीश जी बहुत सीधा सा सवाल मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ ये कर लेता हूं कि क्या राम मंदिर कम से कम 2022 के अंदर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है? नहीं, हमारा चुनावी मुद्दा राम मंदिर कभी नहीं रहा। हमारी प्रतिबद्धता है। राम मंदिर ऐसा मत कहिए, कभी नहीं रहा। हम राम मंदिर के लिए हमने वोट नहीं माने। हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी आस्था है, हम हमने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। हरीश जी, आपने अपनी प्रतिबद्धता जो व्यक्त की और उस पर जो कोर्ट का फैसला आया और अब जो निर्माण है, क्या आपको लग रहा है कि उसी की वजह से विपक्ष को यह लग रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता आपको क्रेडिट दे रही है, आप ले नहीं रहे हैं, आपको क्रेडिट जनता दे रही है, तो ऐसा विपक्ष को लग रहा है कि कहीं ये क्रेडिट आप लोग को ज्यादा भरपूर मात्रा में ना मिल जाए, नुकसान विपक्षी पार्टियों को हो जाएगा, क्या इसलिए विरोध है सिर्फ? हरीश जी देखिए जब कोई आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी क्रेडिट जनता आप मांगे न मांगे, कहें न कहें, अपने आप देती है। तो ये तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस बात का हमको क्रेडिट देती है, कितना नंबर हमको देगी, कितना नंबर इनको देगी, ये तो जनता तय करेगी ना। आस्था तिवारी जी, ये तो जनता तय करेगी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। पता लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इनको पता लगा भी है। बिल्कुल आस्था जी मुझे बताइए, आस्था जी, राम मंदिर आप लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है, और अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई क्रेडिट नहीं है तो फिर आप लोगों को तो बड़ा आश्वस्त होना चाहिए। ये तो जनता तय कर लेगी ना आस्था जी कि वो किसके पक्ष में जा रही है, वो किसको इसका क्रेडिट देना चाहती है। आस्था जी, इसमें पॉलिटिक्स करने का तो कोई विषय ही नहीं है फिर। आस्था जी, मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से ये लोग राम मंदिर बनाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं,
प्रदेश में चुनाव आते हैं या जब जब देश में चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रभुराम की याद आने लग जाती है। आज जो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर गए हैं और उन्होंने निरीक्षण या आरती जो भी कहे कि करने का कार्य किया है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए ही है उनके द्वारा, क्योंकि पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ नींव तब्दील की गई वहां पर। मगर भारतीय जनता पार्टी ने चंदा चोरी हो रहा था, उसके लिए क्या किया? जब मुद्दों की बात की जाती है उसके लेकिन लिए आस्था जी एक तो जनता पार्टी मुख्यमंत्री ने योगी क्या किया? आदित्यनाथ का ये 29वां दौरा, जैसा कि अभी हरीश जी ने खुद हम लोगों को बताया, ऐसा नहीं कि वो पहली बार गए। दूसरा ये कि अभी देखिए जैनेन जी भी इसी बात को कह रहे थे, इनके तो मैनिफेस्टो में रहा भाई राम मंदिर, ये तो जाएंगे ही राम मंदिर, वहां निर्माण हो रहा हो, भूमि पूजन हो रहा हो, मंदिर का निर्माण चल रहा हो, तो ये तो जाएंगे वहां पर, क्योंकि इन्होंने तो अपने चुनाव के मैनिफेस्टो के अंदर इसका जिक्र किया हुआ था। लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि जब चुनाव आता है तो इनको याद आती है? 24 घंटे बिजली देने का वादा भी था, मैनिफेस्टो में इनके युवाओं को रोजगार देने का वादा भी था, मगर क्या उस वादे को पूरा किया? प्रभु श्री राम कड़ में विराजते हैं, प्रभु श्री राम जनता के हैं, प्रभु श्री राम जनता के दुख दर्द को जानते तो ये भी तो हैं, जरूरी था ना इसीलिए आस्था जी, क्या आपके हिसाब से मैनिफेस्टो के अंदर जो वादा किया गया वो सारे वादे पूरा करना जरूरी है? अगर ये राम मंदिर का जिक्र करते हैं और अगर वो वादा ये पूरा हो जाता है इनके कार्यकाल के अंदर, तो फिर इनका तो जाना बनता है ना वहां पर। आस्था जी बताएं मुझे। जब लोगों से इन्होंने वादा किया कि 24 घंटे बिजली देंगे और आयुष उस जी, वादे को पूरा नहीं आस्था किया, जी को मैं उन्होंने जवाब कहा दे दूं। कि गड्ढा मुक्त कर देंगे प्रदेश को, तो गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़कें, लोग गड्ढे में चोट खा करके कितने लोगों की तो न जाने मौतें हो गई। जब उन्होंने कहा कि प्रदेश से अपराध खत्म हो जाएगा, तो प्रदेश से अपराध क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता चला? चलिए हरीश जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं हरीश जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। हरीश जी जवाब दें। मैंने कहा कि आयुष जी, अगर आस्था जी उत्तर प्रदेश में रहती होंगी तो उनको निश्चित मालूम होगा कि आज गांव में भी कोई ऐसा गांव नहीं जहां 16-18 घंटे बिजली ना आ रही हो, कोई ऐसा कस्बा नहीं, नगर नहीं जहां 16-18 घंटे 20 घंटे बिजली नहीं आ रही हो, और महानगरों में तो 24 घंटा आ रही है। तो जो हमने वादा किया था उसको हमने पूरा करने का काम किया, और हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की थी, तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया है योगी सरकार ने। माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आप रोजगार की बात कर रही हैं। चलिए हरीश जी, इस पर हम लोग अभी चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं। मंदिर भूमि पूजन को 1 साल पूरा हो गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए थे और अयोध्या में एक बृहद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा भी लिया। लेकिन क्या 2022 के चुनावों के अंदर एक बार फिर से रामलला मंदिर की या फिर राम मंदिर की जो गूंज है वो सुनाई पड़ेगी, और क्या ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा? आज इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। जैनेन जी आपके पास आ जाता हूं। जैनेन जी, अगर ये इनको क्रेडिट जनता दे नहीं रही तो मुझे लग रहा है कि बड़ा आसान है विपक्षी पार्टियों के लिए कि इनको तो इस पर पॉलिटिक्स करने दीजिए। तो राम मंदिर के नाम पर पॉलिटिक्स कर ही रहे हैं। आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं जनता उसको एड्रेस करेगी और आप लोगों के साथ आ जाएगी। इसको पॉलिटिकल इश्यू फिर क्यों बनाया जा रहा है और विपक्ष को इस पर ऐतराज क्यों है? जैनेन जी, यहाँ पर देखिए आयुष भाई, परसेप्शन की जो राजनीति कर रहे हैं योगी जी, उससे विपक्ष को दिक्कत हो सकती है और हमें भी उससे दिक्कत है कि राम मंदिर पर ना तो इन्होंने खुद संज्ञान लिया, वो कोर्ट ने फैसला लिया राम मंदिर निर्माण के लिए। राम मंदिर निर्माण का जब रास्ता साफ हुआ तो लोगों ने चंदा दिया, उस चंदे से उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये समीक्षा करने गए हैं, तो मेरा हरीश भाई से यही सवाल था कि एक मुख्यमंत्री वो सूबे के हैं, इस सूबे में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो जो उसी समय जो दूसरी भूमि दी गई थी मस्जिद निर्माण के लिए, क्या कभी वो उसकी भी समीक्षा करने गए थे क्या? यहाँ पे मैं सारा खेल एक परसेप्शन को मानूंगा। जैसे अभी तक हमारे हरीश भाई कह रहे थे कि यहाँ कानून का राज है, कानून का ऐसा राज वाले पुलिस के ऊपर ट्रक चढ़ा दे रहे हैं या ऐसी वारदात कर रहे हैं जिसमें पुलिस को जान और माल की नुकसान हो रहा है, तो इतना कानून का शासित हुआ है। तो केवल जो प्रतिद्वंदी माफिया लोग हैं, दूसरे गुटों से ताल्लुक रखने वाले, केवल उन्हीं की जमीनों को
जब्त किया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। जो अपने खेमे के हैं उसमें हमने देखा कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुलदीप सेंगर का सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण लोगों को आज तक ठीक है याद जैनेंद्र जी, ये होगा। बताते बताते कम से कम चलिए, ये तो आपने बता दिया कि कुछ कार्रवाई तो हो रही है ना, कम से कम कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ होनी ही चाहिए कार्रवाई। वो बात अलग है कि आप उसको नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दें कि ये इनके खेमे ये के तो हैं, हमेशा वो उनके से खेमे होता के हैं, है। लेकिन होनी तो ये चाहिए ना। कार्रवाई अभी इनके आपने साथ में राज्य जोड़ में दिया, नहीं अभी तो हो रही आपने है। कहा कि कार्रवाई हो नहीं प्रतिद्वंदियों रही, पे अब आप कह रहे हैं कि हर हुई राज्य में, हर है, सरकार लेकिन वो में उन पार्टियों के दूसरों पे साथ कार्रवाई जुड़े हुए हैं जो होती कि है। विपक्षी पार्टियां। ठीक है हरीश जी जवाब दें। आप तो कह रहे हैं कि आपके विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं, लेकिन विपक्ष तो न जाने कितने मुद्दे बना रहा है और बता भी रहा है, और ये भी कह रहा है कि फिर राम मंदिर भी उसके बीच में कहीं ना कहीं आप लोग एक गलत परसेप्शन के तौर पर उसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर ऐतराज है विपक्ष को। हरीश जी जवाब दें। कि योगी जी जो मस्जिद नहीं, निर्माण हो देखिए, रहा है वहां क्यों नहीं देखिए, जाते हैं समीक्षा के लिए? मेरा केवल इतना सवाल है। मैंने जैनेन्द्र जी को ये बात बताया कि अयोध्या के भगवान राम मंदिर से और उस जो फैजाबाद में अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसको दोनों की कोई समानता नहीं है। नहीं, कारण ये है समानता नहीं है कि मैं पूरी ये दुनिया पूछना में जो चाह रहा राम हूं भक्त हैं कि वो भी उन्हीं के उनके लिए वो उनकी भगवान राम की जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि पे वो मंदिर बन रहा है और इसलिए अयोध्या भगवान श्री राम के नाम पे जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो उसको और दोनों में उसको समानता व्यक्त करना, और जब उस ट्रस्ट के लोग जो मस्जिद बना रहे हैं वो ट्रस्ट के लोग जब इनवाइट करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां भी जाएंगे। तो ये कहना कि अयोध्या क्यों जानते हैं वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, दोनों में आप एक तो ये अलग कारण है। वो अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और उसका महत्व पूरी दुनिया में है। और जहां तक मस्जिद का सवाल है, जब वो ट्रस्ट है कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएगा तो वहां भी वो जाएंगे। कोई परहेज थोड़े माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां जाने में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री और जहां तक आप अपराध या माफिया और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के लिए, योगी सरकार में कोई अपना पराया नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा है अगर अपना पराया और कानून सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है। जमीन घोटाला हुआ है उसकी अभी तक जांच हो गई होती। ये अन्य दलों के लिए था भाई, ये अन्य दलों के लिए था अपना पराया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी एक जैसे हैं और सबके साथ एक जैसा बर्ताव है। लेकिन हरीश जी तो ट्रस्ट को लेकर के बार बार जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है? ठीक है जैनेन्द्र जी, ठीक है जैनेन्द्र जी, एकदम 1 to 1 नहीं होगा ना। हरीश जी इसका जवाब दें कि ट्रस्ट को लेकर के विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, कम से कम उसका तो कोई आंसर होना चाहिए ना, ट्रस्ट को लेकर के जो सवाल उठे। नहीं देखिए, ये सब एक अपप्रचार है, एक भ्रामक प्रचार का एक नैरेटिव हमेशा कोई न कोई विपक्ष के लोग या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और सरकार और राम मंदिर बन रहा है तब उसके खिलाफ, उस ट्रस्ट के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करो। ये सब चीजें इन सतही हैं। वहाँ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आ चुका है, बहुत सारे तथ्य उसके लोगों के बीच आ चुके हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। ठीक है आस्था जी, समाजवादी पार्टी आज साइकिल यात्रा निकाल रही है, उनका अपना एजेंडा सेट हो चुका है, उन्होंने बता दिया कि वो किस आधार पर जा रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को आप देख रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन उनका चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को कैसे आंकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आप कह रही हैं कि राम पे नाम पे राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं और क्यों आपको लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पर ये वोट कर ले जाएंगे या वोट इनके पक्ष में चला जाएगा? आपके पास मुद्दे अगर प्रगाढ़ होंगे या बहुत पुरजोर तरीके से आप उनको उठाएंगी तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आना चाहिए। राम मंदिर तो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्यों दिक्कत हो रही है? आस्था जी, ये राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, वो इसलिए क्योंकि इनको उसके साथ चुनाव में जाना है, इनको ये दिखाना है प्रदेश की जनता को कि वो लोग राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर बनवा भी देंगे अगर ये, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पर बन रहा है, अगर इनके कार्यकाल में राम मंदिर पूरा बन भी जाता है तो भी प्रभु राम कभी ऐसे
लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, जिन्होंने रामनामी खींचने का कार्य किया गंगा घाटों पर दफनाई गई शवों पर से। और कांग्रेस पार्टी की जहां बात है कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है बढ़ती हुई बेरोजगारी, कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहा अपराध, कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है इस प्रदेश में लगातार जिस तरह से पत्रकारों पर, जिस तरह से दलितों, शोषितों पर, पिछड़ों पर, सवर्णों के साथ, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा लगातार बढ़ती हुई महंगाई है, जो कि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में एक अपार सीमा फैला दी है। इतनी महंगाई की लोगों की घर यही तो मेरा सवाल है ना आस्था जी, जब इतने बड़े बड़े मुद्दे आप लोगों के पास में हैं, तब तो राम मंदिर को इनको मुद्दा बनाने दीजिए ना, जनता तो आपके पक्ष में ही रहेगी ना, क्योंकि आपने तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, फिर राम मंदिर का मुद्दा उसमें आता कहां, वो तो बड़ा गौड़ हो जाता है। राम मंदिर का मुद्दा जब भारतीय जनता पार्टी बनाती है, आपको याद होगा इन लोगों ने पहले भी राम मंदिर का मुद्दे को उठा करके प्रदेश की जनता में, देश की जनता में अलगाववाद करने की कोशिश की, इन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, दंगे कराने की कोशिश की। तो देश की जनता वही है आज भी, देश की जनता ये समझे कि उसके लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे क्या होने चाहिए, जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दे, बेरोजगारी, यही तो समझाना आपका काम है ना आस्था जी, आप समझाएं, आप जनता को बताएं कि ये मुद्दे उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, राम मंदिर उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, और राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, ये आप बता दें, जनता को कन्विंस कर लें, जनता आपके पक्ष में आ जाएगी। इनको कहने दीजिए, इनके कहने से क्या होता है, लेकिन इनके कहने से आप लोगों को ऐतराज क्यों है? भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी अपनी बात कहेंगे ना। ये लोग किस तरह से झूठ बोलने का कार्य लगातार हमेशा से करते आए हैं, इसलिए जनता आने वाले समय में इनको मौका नहीं देने वाली और ना ही इनको माफ करने वाली है। जो भी उन्होंने इस कोरोना काल में खास तौर से झेला है प्रदेश की जनता ने, उसके लिए जनता कभी नहीं माफ करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार को, हरीश जी, ना ही माफ करेगी ठीक देश की केंद्र है सरकार। हरीश जी, ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जिसको आप बताते हैं कि आपका अचीवमेंट है, जिसको आप बताते हैं कि ये आप लोगों ने इस कोरोना काल के दौरान या फिर इन तमाम विषयों पर काम किया, उसी को विपक्ष कहता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोग इन सारे विषयों में फेल हुए हैं, कैसे जनता को कन्विंस करेंगे? और फिर क्या इसी वजह से राम मंदिर या फिर राम अब याद आ रहे हैं, या लग रहा है क्या इसके सारे भी कहीं ना कहीं वोट आपके पक्ष में आ सकते हैं? ये आरोप है विपक्षी पार्टियों का। देखिए आयुष जी, पहली बात तो ये, अगर हमने काम न किया होता तो आज कोरोना उत्तर प्रदेश में समाप्ति पे न होता। योगी सरकार ने के काम का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कोविड की संक्रमण दर 0.01% है और मुश्किल से पूरे प्रदेश में 500-550 के आसपास एक्टिव केस होंगे। और आज क्या अगर आंकड़ा मैं बताऊं तो पूरे प्रदेश में 60 या 65 केसेस कहाँ पहुंचा है हरीश जी, ये तो बताइए। तो और यदि हम काम, यदि सरकार ने काम न किया होता और तो विपक्ष इतना परेशान न होता। आज कांग्रेस की परेशानी क्या है, आस्था जी की परेशानी क्या है कि लोगों का विश्वास भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और सरकार के प्रति और मजबूत हुआ है। इनकी जो बौखलाहट है, इनकी जो परेशानी है, उसका कारण ये है। और हम तो एलानिया तौर पे कहते हैं कि हम भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, हम उनके प्रति हमारी आस्था है। भाई आपकी आस्था हो तो आप भी पूजिए उनको, कौन मना किया है? राहुल जी को या प्रियंका वाड्रा जी को या आपको जाने के लिए किसी ने मना किया क्या कि आप अयोध्या से राम मंदिर के रामलला के दर्शन करने न जाइए? तो ये जो विपक्ष की जो बौखलाहट है, उसके पीछे कुल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। चाहे वो रोजगार का विषय हो, किसानों को खाद पानी बिजली की समस्या हो, उनकी उत्पाद की खरीद की बात हो एमएसपी दरों पे, गरीबों को रोजगार हो, उनके लिए आवास का निर्माण हो, बिजली निःशुल्क लगना हो, बहुत सारे काम जो योगी सरकार ने किए हैं, वही उसका जो परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का जो विश्वास भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत मजबूत है। और इसी आधार पर हम ये कहते हैं कि 2022 में जब चुनाव परिणाम आएंगे
तो में बहुत 2017 किया से ये भी उत्तर बड़ी प्रदेश विजय भारतीय जनता पार्टी को हासिल होगी। आस्था जी, अगर राम मंदिर के सहारे ही अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके नेता भी जा सकते हैं। भाई अगर राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है तो जनता को बताएं कि कांग्रेस पार्टी का योगदान है इसके अंदर। कांग्रेस पार्टी के लिए राम मंदिर हमेशा से हमारी निजी आस्था का विषय रहा है। हम इसको मैनिफेस्टो में नहीं शामिल करते, हम इसको पूजते हैं भगवान राम को। हमारे लिए वो हमारी निजी आस्था का विषय है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है और यही कारण है कि रामलला इतने साल त्रिकाल में रहे। ये भी जवाब लेना चाहिए। और जिसको लोग बौखलाहट कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये बौखलाहट नहीं है हरीश जी, ये प्रदेश की जनता का दुख दर्द है जो मेरे दिल में उमड़ता है, जो कांग्रेस पार्टी के दिल में उमड़ता है। प्रदेश की जनता की स्थिति देखकर कितनी महंगाई बढ़ा दी है आपने। जो उज्ज्वला योजना की आप बात करते हैं, कहाँ गई आपकी उज्ज्वला योजना? कितनी सब्सिडी दे रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं के खाते में? चलिए, जैनेन्द्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जैनेन्द्र जी आस्था जी, हरी जी, मैं जैनेन्द्र जी का एक रिएक्शन लेता हूं, फिर आपके लिए सवाल होगा। मैं आपके पास वापस आता हूं। जैनेन्द्र प्रताप जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष भाई, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से जनता को कि राम के नाम पर जितना ज्यादा पैसा लूटा गया है भाजपा से जुड़े संगठनों के द्वारा, चाहे वो राम जन्मभूमि न्यास नाम से जो इनका पहले वाला ट्रस्ट हो, विश्व हिंदू परिषद का ट्रस्ट हो, उसमें चंदा जो आया था उस पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठ चुका है कि 1600 करोड़ रुपया वो कहाँ गया। जब ये नया ट्रस्ट बनाया गया तो पिछले ट्रस्ट से इस ट्रस्ट में बहुत मामूली सी रकम को ट्रांसफर किया गया और उसमें पूछा गया था बार बार कि ये बाकी का पैसा कहाँ गया जो पिछले वाले ट्रस्ट ने इतने सालों तक जनता से लिया था। और इसमें क्या था कि ट्रस्ट ने पहले मना कर दिया था कि हमने केवल 1990 के समय में 1 साल के लिए ही चंदा लिया था, लेकिन 2016 में ऐसे कागजात निकल के आए कि उस 1 साल में 2016 में लगभग 16-17 लाख रुपया ट्रस्ट को आया था। तो इस हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो इतने सालों तक जो चंदा लिया गया ट्रस्ट के नाम पर, लेकिन जैनेन्द्र जी फिर सवाल वही है ना कि देखिए जिसका पैसा लिया गया, जैनेन्द्र जी जिसका पैसा लिया गया, जिसके नाम पर पैसा लिया गया, आप कह रहे हैं कि उसी के नाम पर ये लोग जनता से वोट भी ले लेंगे। भाई मेरा पैसा ले लेंगे, मैंने जिस काम के लिए पैसा दिया वो होगा भी नहीं, फिर मैं इनको जाके वोट क्यों कर दूंगा? नहीं तो मैं आपकी बात से जनता कन्विंस क्यों नहीं होती? बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने क्यों जांच नहीं बैठाई जब उस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि वो 1600 करोड़ रुपया उसका जवाब तो जनता ले लेगी ना इनसे, लेकिन जनता तो खुद ही, अगर आपके हिसाब से मैं देखूं, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल माइलेज इसका लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इनको क्यों देगी पॉलिटिकल माइलेज? चाहे मौजूदा दौर में ट्रस्ट के ऊपर सवाल हो या पहले के ट्रस्ट पे सवाल हो, जनता तो इनके पक्ष में जाने ही वाली नहीं फिर तो। लेकिन जनता अगर फिर भी इनके पक्ष में चली जाती है तो फिर आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि कमी कहां रह जा रही है? नहीं, हमें इस वजह से सोचना पड़ रहा है कि धर्म के नाम पर फिर से कहीं समाज के भीतर दो फाड़ ना हो जाए, कहीं दोबारा से दंगे ना हो जाए। आप देखिए जब जब भाजपा सत्ता से बाहर होती है तो दंगों की क्या संख्या होती है और सत्ता में आती है तो आप इसी से समझ सकते हैं। हरीश जी इसका जवाब दें। देखिए जैनेन्द्र जी, योगी सरकार में कोई दंगा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने इस तरह के षड्यंत्र हैं उन सब षड्यंत्रों को बेनकाब करने के लिए और उन षड्यंत्रों को नष्ट नाबूद करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और इस तरह के जितने षड्यंत्र थे कि प्रदेश में दंगा भड़कावा है, प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां लोग वो प्रश्रय लें, उन सबको योगी सरकार ने एक एक करके समाप्त करने का काम किया है। तो जिन लोगों के भी ये षड्यंत्र होंगे वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि बरी कर दिया है। योगी जी की सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। अगर वो किसी आतंकवादी गतिविधि को प्रश्रय देता है, किसी दंगाई प्रवृत्ति को प्रश्रय देता है, तो योगी सरकार ऐसे किसी भी प्रवृत्ति को बिल्कुल पनपने नहीं देगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित ही करेगी। तो आप ये निश्चिंत रहें कि इस तरह का तो किसी को इस तरह की कोई इजाजत मिलने वाली नहीं। उनका आरोप ही बड़ा अलग है। वो तो ये कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तभी दंगे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोग दंगा करवा देते हैं। अब जब सत्ता में है तब आपकी सत्ता है तो दंगे की आवश्यकता नहीं ना। उनका ये बड़ा गंभीर आरोप। नहीं, आप ये देखिए ना, ये अखिलेश यादव जी की सरकार थी कि जब
हजरतगंज या विधानसभा तक इस सड़क पे लोग नंगी तलवार लिए घूम रहे थे जुलूस के शक्ल में, और तमाम मीडिया कर्मी और सब उसमें चोटिल हुए थे, उस कैमरा टूटे थे लोगों को। ये तो प्रमाण है ना, मुजफ्फरनगर का दंगा अपने आप में प्रमाण है ना। तो ये आरोप लगा देना दूसरे के ऊपर आसान है। इनको अपनी करतूतों के लिए अपने अंदर झांकना होगा कि ये वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस हो, सपा हो, ये लोग क्या करते हैं, कितने सतह से नीचे चले जाते हैं, ये समाज को दांव पे लगा देते हैं। क्योंकि ये वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए यही इनका अस्त्र है। और इसको लेकर ये गुड़ा भाग करते रहते हैं। 2017 के चुनाव में गुड़ा भाग किया, 2019 के चुनाव में गुड़ा भाग किया, लेकिन फेल रहे। तो ये जो तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं वो बेनकाब हो जाते हैं, और जनता इनके षड्यंत्र को खुद ही फेल कर देती है। आस्था जी, जनता आप लोगों के षड्यंत्र को फेल कर देती है। आप लोग चाहे जितना कहते रहे, मुद्दे चूंकि आपके पास नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि कहीं राम मंदिर का पॉलिटिकल माइलेज ना मिले भारतीय जनता पार्टी को। सतही बात है। आस्था जी, इस तरह की आस्था जी फर्जी आरोपों से लोग बाज आना चाहिए। इससे पहले के सवाल में ही आप मुद्दे गिना दिए, मुझे मेरे ख्याल से दोबारा गिनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जहां बात करते हैं हरीश जी कि सतह से नीचे चले गए लोग, तो सतह से नीचे भारतीय जनता पार्टी चली गई है, और यही कारण है कि आज उन्हें अन्न महोत्सव करना पड़ रहा है। एक दिन अनाज देने के लिए लाखों का खर्चा, करोड़ों का खर्चा प्रदेश के राशन कोटेदारों से करवाया जा रहा है। राशन कोटेदारों से 2-2 महीने का ड्राफ्ट आपने एडवांस में रकम जमा करा रखी है, उनका पैसा आज तक आपने नहीं दिया। आपने गन्ना किसान का पैसा आज तक बकाया नहीं दिया। आप बात करते हैं कि आप लोग कार्य कर रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं? सिर्फ ख्यालों में, सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश है ये मुद्दे। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको दोबारा गिनाने चाहिए। आस्था जी ख्यालों में नहीं, 28,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को डीबीटीएल के माध्यम से दिया है योगी सरकार ने, 28,000 करोड़। और इसके अन्न जो गरीबों के लिए बहुत कीमती है, गरीबों के घर जिन के लिए उनके लिए उसका महत्व है, आपके लिए महत्व नहीं होगा, लेकिन इस देश के, इस प्रदेश के गरीब लोगों के लिए वो उनके जीवन के लिए जरूरी है। 80,000 रुपए के आसपास खर्चा आ रहा है बिजली का, किसानों का। वो भी जो छपे हुए थैले जिन पर प्रिंटेड है कि हाँ आपका अन्न महोत्सव है, मगर भीड़ आपको 100 लोगों की बुलानी है कम से कम, उससे ज्यादा लोगों को, उससे कम लोगों को ना बुलाइएगा। राशन कोटेदारों को बोला जाता है। मैंने कहा कि आस्था जी कांग्रेस के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए अन्न महोत्सव का अर्थ नहीं होगा, लेकिन देश की सामान्य जनता के लिए अन्न महोत्सव का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए जैनेन जी बिल्कुल आखिरी सवाल पर मैं आता हूं। ठीक है, इनको राम के नाम पे पॉलिटिक्स करने दीजिए। आप लोगों के पास तो मुद्दों की भरमार है ना, जनता के बीच में मैसेज और सही तरीके से उसको कन्वे करने की कोशिश पर मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों का फोकस होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं इनके ऊपर छोड़ दीजिए, जनता अपने आप निर्धारित कर देगी उसको किसको चुनना है। जैनेन जी, फिर राम को लेकर के इतनी क्यों राजनीति? ये देखिए, भगवान श्री राम को लेके कोई राजनीति नहीं है बाकी पार्टियों में, और हमारी पार्टी में भी कोई राजनीति नहीं है। भगवान राम इस देश के आराध्य हैं, इस देश के पूजनीय हैं, कण में बसे हुए हैं। भगवान राम के ऊपर कोई राजनीति ना पहले हुई थी कभी, ना हो सकती है। ये केवल एक पार्टी विशेष, भाजपा नाम की पार्टी और आरएसएस नाम का संगठन है, जो कि कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। वो भगवान राम को एक बेचने की वस्तु, एक वोट पाने की वस्तु बनाकर बार बार बाजार में लाता है। और हम ये बताना चाहते हैं जनता को कि भगवान राम हमेशा से, सदियों से, हजारों लाखों सालों से आराध्य रहे हैं। उनके ऊपर कोई वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको राजनीति करनी है, आप मुद्दों की कीजिए, आप सड़क की कीजिए, आप बिजली की, पानी की, घरों की कीजिए, आप महिलाओं की सुरक्षा की कीजिए, आप कानून व्यवस्था की कीजिए, आप नोटबंदी से जो उपजे हुए एमएसएमई उजड़ गए हैं उनकी कीजिए, आप कोरोना की वजह से जो आम लोग बेरोजगार हो गए हैं आप उनकी कीजिए। आज की डेट में ये हालात हो गए हैं कि एक किसान की जो डेली इनकम है वो 200 रुपए है, जबकि जो मनरेगा जैसी स्कीम है जो कांग्रेस द्वारा लाई गई थी उसमें 202 रुपया मिलता है प्रतिदिन। तो आज हालत ये हो गई है कि किसान की आय और ज्यादा गिर गई है। मैं कहता हूं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लगभग 70% आबादी, लगभग 14 करोड़ लोग किसानी पर निर्भर है, खेती किसानी पर निर्भर है।
लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का FRP आज तक नहीं बढ़ाया गया है, जबकि केंद्र द्वारा इसी साल जो बजट पास हुआ था उसमें 3000 करोड़ रुपया गन्ना मिलों के लिए जरूर किया गया था, किसानों के लिए नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 10,700 करोड़ रुपया पिछले 4-5 सालों से बकाया है, उसमें से कुछ भी अभी तक नहीं मिला है उनको। उनकी हालत ये हो गई है कि उनको उधार भी अब नहीं मिल रहा है, बाजार से गन्ने की खेती तो दूर, अपने बच्चों को दूध, पानी और खाना तक मुहैया करवा पाए। इसके अलावा और बहुत से मुद्दे हैं जो मैं गिनवा सकता हूं, जैसे इनका कहना है कि सड़कें दुगनी हम विस्तार से बना रहे हैं, नहीं, गलत कह रहे हैं। ये एक ही सड़क को 2 बार गिनते हैं, आने की भी और जाने की भी गिनते हैं, इस वजह से वो दुगनी नजर आती है, लेकिन वो तब भी दुगनी नहीं है। और उसकी जो कॉस्ट ऑफ, चलिए ठीक है, बहुत जल्द से मैं एकदम फाइनल रिएक्शन। हरीश जी, राम को बता रहे हैं कि वो एक बेचने की वस्तु है और आप लोग हर बार चुनाव से पहले उनकी मार्केटिंग करने के लिए उनको बेचने के लिए आ जाते हैं और आपको लगता है कि जनता इसमें फंस जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। हरीश जी जवाब दें बहुत जल्दी से। ये तो बहुत ही, जो जयनेन जी ने कहा, मुझे लगता है कि इस शब्द का, अगर वो भगवान राम को बाजार की वस्तु बनाए दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब इनकी सोच पे ही मुझे तरस आती है और मैं इसका क्या जवाब दूं। भगवान राम लोगों के हृदय में बसते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, वो बाजार की कोई वो वस्तु नहीं है। इसलिए उनको अपने सोच पे जरा कह दिए, अभी करेंगे, सोच को बदलना चाहिए। और जहां तक रहा किसानों की और इसको लेके जो बात कर रहे हैं, आज अगर ये देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम जो 45,000 थी वो बढ़कर के उत्तर प्रदेश में 95,000 हुई है। तो जो पिक्चर विपक्ष खींचता है उसके जरा तथ्यों की भी पड़ताल अगर कर लिया करें। चलिए, सबकी अपनी अपनी बात है, सबकी अपनी अपनी राय है। देखना यह है कि जनता अब इस बार किसको चुनती है और किसके पक्ष में वोट करती है, इसके लिए चुनावों तक का थोड़ा इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा या फिर नहीं, इसके लिए भी इंतजार करना होगा, लेकिन हाँ, आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे अयोध्या तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और उस पर राजनीति जमकर हो रही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।